2025 की मोस्ट हाइप्ड मूवी। कुछ फिल्म्स होती है ना जिनके बारे में आप जितना कम जानो उतना बेहतर होता है, तो ये उस कैटेगरी की फिल्म है। Romance and drama and Philosophy, philosophy yeah. and social messaging Yeah. and music. It's like a horror musical. जो कि इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट रेटेड मूवीज में से एक है और लास्ट डेकेड की ग्रेटेस्ट मूवीज में से एक बताई जा रही है। इवन रेटिंग्स में भी इसने अपने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। Vampire flick Sinners made history with 16 nominations. सीनर्स, जो सिखाते कि हमें अपना इतिहास, कल्चर, रूट्स नहीं भूलनी चाहिए, जो म्यूजिक को मैजिक बनाकर अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ती है। पावरफुल लोग किस तरह तुम्हारी चीज को अपनी चीज बनाने की कोशिश करते हैं और किस तरह कोई अपनी चीज और अपने कल्चर को बचाने के लिए, फिर चाहे वो कमजोरी क्यों ना हो, लड़ता है। सीनर्स यही दिखाती है, सिखाती है। ये सिखाती है कि लड़की को कहाँ चाटे जिससे उसे मजा आए। मिस्टर कुगलर इस 2 घंटे की मूवी से हमें कहना चाहते हैं कि 2 घंटे में 5 बार पी कैसे खाए। एक ने इस मूवी के बारे में लिखा, अच्छे लोग पी खाते हैं और बुरे लोग खून खाते हैं। भले इस मूवी को 16 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले हो, पर ये कोई पारिवारिक मूवी नहीं है और मेरा काम है जो आप इस मूवी में नहीं देख पाए वो दिखाना। रेमिक, जो चोकटाऊ से भयभीत है, वो बर्ट और जोना से मदद की गुहार लगाता है कि तुम मुझे चोकटाऊ से बचा लो, मुझे तुम्हारे घर में छिपा लो और बदले में मैं तुम्हें सोना दूंगा। लालच। चोकटाऊ अपने पंथर लोगों के साथ आता है, जोना उसका गन के साथ स्वागत करती है। चोकटाऊ जोना से रेमिक के बारे में पूछता है पर जोना कुछ नहीं बोलती। तभी चोकटाऊ का आदमी बोलता है, मरने दो सालों को, चलो यहाँ से रात होने वाली है। चोकटाऊ अपने आदमी की बात सुनता और अपने मर्दों को लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या तुमने नोटिस किया था बर्ट और जोना के घर के ऊपर 3 वुल्चर से पहले चक्कर लगा रहे थे और आप बैठ गए। वुल्चर के ऊपर इनका रिएक्शन पढ़ो। जोना करती बर्ट के पास आती है। वाओ, रेमिक तो रक्त पिपासु निकला। उसने बर्ट का रक्त पी लिया जिससे बर्ट भी रक्त पिपासु बन गया। लालच बुरी बलाए कबीरा। जुक जॉइंट एक तरह का बार है जो ब्लैक अमेरिकन से द्वारा 20वीं सेंचुरी में किसी बंद पड़े कारखाने में या मिल में संचालित किया जाता था। स्पेशली संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में, जैसे कि मिसिसिपी का क्लार्क्सटल शहर, जहाँ से सिनर्स की पूरी कहानी चालू भी होती है और खत्म भी। चाहो तो यहाँ पहुँच लेकर क्लार्क्सटल शहर के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। सिनर्स के जुक जॉइंट को स्मोक और स्टेक नामक 2 ब्लैक अमेरिकन भाई चलाते हैं जो कि ट्विंस है। सेमी मूर, जिसे मूवी में कभी कभी पिक्चर बॉय भी कहा जाता है, वो स्मोक और स्टेक का चचेरा भाई है जो जुक जॉइंट में ब्लूज संगीत गाता है। 1860 से 1900 के आसपास अमेरिका के सुदूर दक्षिणी भागों में ब्लूज संगीत पैदा हुआ था, जब अफ्रीकी अमेरिकन लोग काम करते समय और अपने दुख को भुलाने के लिए कुछ गाने गुनगुनाया करते थे, तब जाकर ब्लूज संगीत पैदा हुआ। पर सिनर्स मूवी में मिसिसिपी डेल्टा ब्लूज संगीत का जिक्र हुआ है। मिसिसिपी के क्लार्क्सटल शहर को डेल्टा ब्लूज संगीत का जन्म स्थान कहा जाता है और यहीं से सिनर्स चालू होती है। और डेल्टा ब्लूज संगीत ने जुक जॉइंट में ही अपना विकास किया, जिसे गिटार के साथ गाया जाता है। सेमी डेल्टा ब्लूज संगीत में माहिर है, उसकी काबिलियत सुनो। जब वो जुक जॉइंट में डेल्टा ब्लूज संगीत गाता है तो सभी लोग उसकी आवाज और उसकी गिटार की धुन से मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। डेल्टा स्लिम सेमी का गायक साथी है और स्मोक स्टेक ट्विंस का दोस्त है। उसे भी ब्लूज संगीत आता है पर वो संगीत के साथ पीना पसंद करता है। यहाँ एक दृश्य आता है जब ब्लूज संगीत के साथ इलेक्ट्रिक गिटार, ड्रम, हिप हॉप संगीत और डांस दिखाया जाता है। बेसिकली डायरेक्टर साहब दिखा रहे कि ब्लूज संगीत और उसे गाने वालों ने क्या क्या दिया है। इस सीन के ऊपर इनकी रिएक्शन पढ़ो। वैसे इस गेटअप को देखकर आपको कोई तो याद आया होगा, प्लीज कमेंट करके बताइए। सेमी ब्लूज म्यूजिक इतनी शिद्दत से गाता है कि वो रेमिक को अपनी ओर खींच लेता है और यहाँ भी हमें जुक जॉइंट के ऊपर उड़ते हुए कुछ वुल्चर दिखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि म्यूजिक वेम्पायर्स को शांति देता है और सेमी का ब्लूज संगीत रेमिक को किसी अमृत से कम नहीं लग रहा और रेमिक सेमी का ब्लू म्यूजिक अमृत चाहता है, पर उससे पहले सेमी पार्लिन का अमृत पीना चाहता है। सेमी को पार्लिन को सेमी से मिले तकरीबन 12 घंटे भी नहीं हुए कि बढ़िया है। वैसे अमृत कैसे पीते हैं ये ब्रह्म ज्ञान श्री महाज्ञानी स्टेक जी ने संत सेमी को उस चलती हुई गाड़ी में दिया था। स्टेक अपने शिष्य की उन्नति देखकर काफी खुश है।
रेमिक बट और जोना के साथ जुक जॉइंट में आना चाहता है। वो बड़ी विनम्रता के साथ बोलता है, क्या हम तुम्हारे जुक जॉइंट में आकर म्यूजिक, ड्रिंक और डांस के मजे ले सकते हैं? पर स्मोक स्पष्ट मना कर देता है। ये मूवी 1932 के आसपास बेस्ड है, जब पूरा मिसिसिपी स्टेट जिम क्रो के कठोर कानूनों से बंधा हुआ था, जिसने श्वेतों और अश्वेतों को पूरी तरह से अलग कर दिया था हर चीज में। जैसे कि श्वेतों की बस, ट्रेन, स्कूल, पब्लिक प्लेस, क्लब, ये सब अश्वेतों से अलग होते थे। अश्वेत इन जगहों पर नहीं जा सकते थे। ये सीन देखो जिसमें सेमी और स्टेक डेल्टा स्लिम से मिलने जाते हैं। तभी हमें कुछ टिकट्स व्हाइट्स ओनली, व्हाइट्स वेटिंग रूम, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। एक सीन है जहाँ स्टेक जिम क्रो का नाम भी लेता है। Nah, fools, Jim Crow. जो जिम क्रो नस्लीय भेदभाव व्यवस्था का रेफरेंस है। ओके, तो मेरी वहाँ क्यों है? क्योंकि मेरी के दादा ब्लैक थे और सबसे बड़ी बात वो स्टेक का माल है, समझे? तो रेमिक अपना टोला लेकर वहाँ से चल देता है। मैरी और स्टेक जानना चाहते हैं कि रेमिक के पास कितना पैसा है। लालच। तो मैरी स्टेक की गन लेकर जुक जॉइंट से बाहर आकर इन तीनों के पास आती है। रेमिक उसके सामने अपनी म्यूजिक की प्रस्तुति देता है। वो कोई आयरिश फोल्क म्यूजिक गा रहा है, सुनो। मैरी इम्प्रेस हो जाती है। वो रेमिक के पास आकर बैठ जाती है। अजीब बात यह है कि रेमिक के पास कागज के पैसे ना होकर गोल्ड कॉइन है। इंटरेस्टिंग। फिर वो अपना असली रंग दिखाता है। उसके मुंह से लार टपक रही है। इतना अच्छा खाना देखकर भला किस वेम्पायर के मुंह से लार ना आए। पर मैरी उन्हें गन से डराकर वहां से वापस जुक जॉइंट में जाने लगती है, लेकिन तभी रेमिक बना स्पाइडरमैन। मैरी कॉर्न बर्ड के पास आती है। कॉर्न जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐसा मैरी कॉर्न बर्ड से बोलती है। कॉर्न बर्ड, क्यों नहीं, तुम्हारे होने वाले पति और जेठ का ही तो जुक जॉइंट है, आ जाओ। मैरी आती है। वो स्टेक से मिलती है। मैरी उसे गोल्ड कॉइन और उसकी गन देती है। मैरी यहाँ पर एक अत्यंत पारिवारिक डायलॉग बोलती है जो मैं सुनाने वाला नहीं हूँ, पर सुन लो। So you rob trains and banks, but you can't steal this for a night. ये सब मैरी इसीलिए कर रही है ताकि स्टेक उसके साथ एक रूम में आ सके, और स्टेक जाता है क्योंकि नाड़ा ढीला है। अच्छा, रेमिक ने यहाँ काटा इसे। डेल्टा स्लिम कॉर्न बर्ड के पास आता है और कॉर्न बर्ड डेल्टा स्लिम को अपना काम सौंप कर हल्का होने झाड़ियों में आ जाता है। यहाँ पर उसे रेमिक परेशान करने लगता है। स्मोक सेमी से कहता है, ये छोटू जा स्टेक भैया को बुला कर ला। सेमी जाता है। वो देखता है कि भैया तो बिजी है। सेमी ये बात बड़े भैया स्मोक को बताता है। स्मोक भैया थोड़े सख्त मिजाज के हैं। वो प्राइवेसी की चिंता किए बिना ही सीधे ही रूम में घुस जाते और क्या देखते हैं कि उनकी होने वाली बहू उनके छोटे भाई का खून पी रही है। ये देखकर स्मोक भैया आग बबूला हो जाते और मैरी को गोलियों से भून देते हैं, पर फिर भी मैरी नहीं मरती। वो खड़ी होकर, आज हम बहुत मजा करने वाले हैं, बोलते बोलते जुक जॉइंट से भाग जाती है। स्टेक अपने भाई स्मोक की गोदी में अपनी अंतिम सांस लेता है। डेल्टा स्लिम सभी से कहता है, पार्टी खत्म हो चुकी है तो प्लीज यहाँ से प्रस्थान करें, और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एनी जो स्मोक की पत्नी है, जिसने स्मोक के साथ मिलकर थाला के सम्मान में इस मीम को रिक्रिएट किया, जिसे वुडू के बारे में अच्छी नॉलेज है, जो एक आध्यात्मिक औरत है, वो स्मोक से अपने देवर की बॉडी बाहर करने को बोलती है, पर स्मोक भाई प्रेम दिखाते हुए मना कर देता है। लेकिन स्मोक स्टोक की बॉडी उसी रूम में छोड़ देता है और एनी उस रूम को लॉक कर देती है। बो और ग्रेस चाइनीज कपल है। ये रिएक्शन पढ़ो जहाँ क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों यहाँ क्यों हैं। ये दोनों ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं। स्मोक ने अपने जुक जॉइंट के लिए सारा ग्रोसरी आइटम इन्हीं की दुकान से बुलाया है। इन दोनों की एक बेटी लिसा है। बो स्मोक का अच्छा दोस्त है और वो अपने दोस्त के दुख में दुखी होना चाहता है, पर ग्रेस उससे कहती है, हमें घर जाना होगा क्योंकि लिसा घर में अकेली है, और बो उसकी बात मानकर जुक जॉइंट से बाहर आता है गाड़ी लेने। स्टेक कॉर्न बर्ड को उसकी हाइट हेल्थ देखकर अपने जुक जॉइंट के लिए एंट्री गार्ड के काम के लिए डायरेक्ट कपास खेत से उठाकर यहाँ लाया था, और वो अपना ये काम डेल्टा स्लिम को सौंप कर पेशाब करने चला गया था, जो कि अब आ रहा है। सभी लोग उसे बड़ी ही संदेहप्रद दृष्टि से देख रहे हैं। कॉर्न बर्ड जुक के अंदर नहीं आता, बल्कि अंदर आने की परमिशन मांग रहा है, और यही बात एनी को खटकती है। वो बोलती है, आजा बिना परमिशन के, पर कॉर्न बर्ड नहीं आता, और डर के मारे कोई भी उसे अंदर आने का नहीं बोल रहा। कॉर्न बर्ड, ठीक है मत बुलाओ, मुझे मेरे काम के पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। और स्मोक जैसे ही उसे पैसे देने के लिए अपना हाथ बाहर करता है, कॉर्न बर्ड हमला कर देता है, पर स्मोक उसके सिर में गोली मार देता है। पर कॉर्न बर्ड नहीं मरता
फिर स्मोक जल्दी से जुक जॉइंट में आ जाता है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, स्टोक दरवाजा खटखटा रहा है। एनी समझ गई कि यहाँ क्या चल रहा है, वो कुछ लेने गई है, पर तब तक स्टोक दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। तभी एनी आकर उस पर लहसुन का अचार फेंक कर उसे मारती है, जिससे स्टोक दर्द से चिल्लाते हुए जुक से बाहर भाग जाता है। एन इन सबको बता देती कि हमारा पाला वेम्पायर से पड़ा है, उन्हें मारने का एक ही तरीका है, वैसे दो है। लकड़ी या सिल्वर से बने किसी हथियार से उनका दिल नष्ट कर दो या फिर उन्हें सूरज की रोशनी से नहला दो। लहसुन होली वाटर उन्हें रोक सकते हैं, बंदूकें केवल उन्हें धीमा कर सकती है, मार नहीं सकती। हाँ, अगर गोलियां सिल्वर की होगी तो बात अलग होगी। जब तक ये लोग जुक जोंटे के अंदर है तब तक ये सभी लोग सेफ है। वो सारे वेम्पायर से बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। जहाँ तक मुझे पता है वेम्पायर से केवल चर्च में नहीं जा सकते, बाकी वो बिना परमिशन के कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन इसमें वेम्पायर्स को थोड़े मैनर वाले दिखाए गए हैं। अगर आप ये परमिशन मांगने वाली बात इस मूवी से हटा दो तो ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाएगी। रेमिक को वेम्पायर किसने बनाया, इसके बारे में मूवी में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और ना ही ये बताया गया है कि वेम्पायर कब बना। पर उसकी बातों से कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि रेमिक आयरलैंड के ईसाईकरण के दौरान जीवित था और आयरलैंड में ईसाई धर्म 5वीं शताब्दी के आसपास आया था। तो इस हिसाब से इस आयरिश वेम्पायर का जन्म 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुआ होगा और उसकी एज अभी फिलहाल 1200 से 1500 के बीच में होगी। इसके अलावा कुछ लोग उसकी एज 300 वर्ष 600 वर्ष भी बताते हैं। आपको जो सही लगे वो मान लो। कुछ लोग कहते हैं कि जब 1840 या 1850 के आसपास आयरलैंड में भयंकर गरीबी और अकाल पड़ा था, जिसके कारण आयरिशों का एक बहुत बड़ा समूह आयरलैंड से भागकर अमेरिका आया था, तभी रेमिक भी उनके साथ आया था। और कुछ बोलते हैं कि 1911 में जब एक जहाज जिसका नाम सेल्टिक हेरता था, वो जब आयरलैंड से आयरिश प्रवासियों को ले जा रहा था तो बोस्टन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और केवल रेमिक ही वो शख्स था जिस एक्सीडेंट में बचकर वहां से भाग निकला था। तो ये दो थ्योरी से रेमिक के अमेरिका में आने की, पर इतनी बात तो क्लियर कि वो एक आयरिश वेम्पायर है। ईसाई धर्म के आने से पहले उसके पूर्वज हमारे जैसे मूर्ति की पूजा करते थे, मतलब हम कितने प्राचीन हैं। और रेमिक ईसाई धर्म आने के बाद वेम्पायर बन गया। अब डायरेक्टर साहब ने आयरिश वेम्पायर ही क्यों चुना वो भी सुन लो। I'm obsessed with Irish folk music. My kids are obsessed with it. Look, my first name is Irish. I think it's not known how much how much crossover there is between, like, you know, African American culture and Irish culture, and how much that stuff's loved in our community. You know, it was very important that our vampire, you know, our master vampire in this movie was unique and as specific as the situation was. You know, it was important to me that he was old, but also that he came from a time that pre-existed these racial definitions, so that he would be extremely odd. सेमी का फादर जेडी चाहता है कि सेमी म्यूजिक को छोड़कर उसकी तरह एक चर्च का फादर बने, क्योंकि जेडी के अनुसार सेमी के लिए म्यूजिक किसी डेविल से कम नहीं है। You keep dancing with the devil. One day it's gonna follow you home. पर सेमिक का मन म्यूजिक में है, वो उसे नहीं छोड़ना चाहता और उसके ब्लूज संगीत की खास बात यह है कि उसका संगीत उसे अपनों की याद दिलाता है। जब वो ब्लूज संगीत गाता है तो उसे और उसके संगीत को सुनने वालों को एक अपनेपन की भावना महसूस होती है। मानो उसके संगीत को सुनकर सुनने वाले उस लम्हे में चले जाते हैं जब उनके अपने दुखों को मिटाने के लिए ब्लूज संगीत गुनगुनाया करते थे। और इसी बात ने रेमिक को सेमी की ओर खींचा। वो सेमी से उसकी अद्भुत कला छीन लेना चाहता है। वो स्मोक और बाकी लोगों को ऑफर भी देता कि अगर तुम लोग मुझे सेमी दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा। अब रेमिक को सेमी चाहिए ही क्यों? क्योंकि रेमिक अपने कल्चर को, अपने लोगों को बहुत याद करता है। उसे लगता है अगर उसे सेमी की कला मिल गई तो वो भी अपने लोगों से, अपने कल्चर से, अपने अतीत से जुड़ जाएगा। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ब्लूज संगीत अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने काम करते वक्त बनाया था। ये उनकी यादें हैं और किसी दूसरे की यादों में अपनी यादें ढूंढना ये संभव है क्या? पर रेमिक को लगता है वो ढूंढ लेगा। I want to see my people again. I'm trapped here, but your gifts can bring them to me. Sammy. जब सब लोग सेमी को देने का ऑफर ठुकरा देते हैं क्योंकि वो उनका अपना है, भाईचारे वाली फीलिंग याद कर लो, और जुग का डोर बंद कर देते हैं और सूर्य उदय का रास्ता देख रहे होते हैं, तब ग्रेस बदला लेने की सोच रही होती है क्योंकि ग्रेस ने अपने पति बो को खो दिया। और तो रेमिक ने उसे चेतावनी दी होती कि अगर तू मुझे अंदर नहीं बुलाएगी तो मैं तेरी बेटी लिसा को अपना शिकार बनाऊंगा। ये सब सोचकर और बदले की भावना में जलकर ग्रेस रेमिक और उसके कबीले को जुग में आने का आमंत्रण दे देती है और यहाँ से स्टार्ट होती है फाइट।
ये 9 लोग हैं और सामने 30 से 35 वेम्पायर। कोई फाइट नहीं बनती इनके अनुसार, लेकिन ग्रेस जिसने फाइट शुरू की है वो सीधे नुकीली लकड़ी बो के दिल में घुसा देती है और उसके साथ जिंदा जलने लगती है। ये काफी औसम दृश्य है जो हमसे कुछ कहता है कि कभी कभार अपनों की मुक्ति के लिए खुद को भी जलाना पड़ता है। स्टेक अपनी भाभी एनी की गर्दन काट लेता है। स्मोक एनी के पास आता है और एनी उसे मारने को बोलती है। स्मोक उससे बहुत प्यार करता है। ये बड़ी विचित्र दुविधा है। एनी के दिल में स्मोक है और स्मोक के दिल में एनी है और एनी चाहती है कि स्मोक अपने हाथों से उसका दिल नष्ट करे और स्मोक ऐसा करता है। वो अपनों की खुशी के लिए, अपनों की मुक्ति के लिए एनी का दिल नष्ट कर देता है ताकि एनी वेम्पायर ना बने, वेम्पायर के बंधन से मुक्त हो जाए। और एनी यही चाहती थी। और डेल्टा स्लिम अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने की सोचता है। उसके दिल में गिल्टी थी कि वो अपने एक दोस्त राइस के लिए जो सोवियतों के द्वारा मारा गया था उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन अब मौका आया है और डेल्टा इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद का बलिदान देता है। पार्लिन 12 घंटे के सच्चे प्यार के लिए सेमी को बचाती है। वो खुद वेम्पायर बनना चुन लेती है। स्मोक और स्टेक जो जीवन में कभी नहीं लड़े पर वो आज लड़ रहे हैं। सभी की अपनी अपनी कहानियां हैं। स्टेक की सारी भावनाएं खत्म हो चुकी है पर स्मोक की बाकी है और सेमी भाग रहा है। रेमिक उसके पीछे है। अंततः रेमिक सेमी को पकड़ लेता है। स्मोक स्टेक से लड़ रहा है। रेमिक पता नहीं क्यों पर सेमी से लंबी चौड़ी वार्तालाप करना चालू कर देता है और इन्हीं वार्तालाप के आधार पर कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि रेमिक 4वीं या 5वीं शताब्दी से आया है। इधर लगा कि स्टेक स्मोक को काट लेगा पर एनी का मोजो बेग उसे बचा लेता है। इस बेग की भी एक अपनी कहानी है। ये बेग एनी ने स्मोक को दिया था। एनी के अनुसार मोजो बेग स्मोक को हर खतरे से प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ किया भी उसने। इधर रेमिक की वार्तालाप चालू है। सेमी गिटार उठाने की फिराक में है। अब लगता है स्मोक स्टेक को निपटा देगा। क्या लगता है मार देगा? भाई है यार उसका। अब इधर रेमिक भी सेमी पर हमला करने की सोचता है कि तभी सेमी गिटार से उसका सिर फोड़ देता है और कर बक। अब रेमिक बेचारा उसके सिर से गिटार निकाल कर उस पर दूसरी बार हमला करने की सोचता है कि तभी स्मोक कहीं से प्रकट होकर उसे निपटा देता है। कहाँ से आया पता नहीं। इतने सारे वेम्पायर से खड़े हैं, उनमें से एक ने भी उसे क्यों नहीं रोका पता नहीं। चलो सूर्योदय भी हो ही गया। रेमिक सहित सभी वेम्पायर से जलने लगते हैं। इतनी स्पीड से तो सूर्योदय नहीं होता जितनी स्पीड से इस मूवी में दिखा दिया गया। इतना चलता है यार। सभी वेम्पायर से जलकर मर चुके हैं और आखिर में रेमिक जलकर ऊपर हवा में कहीं चला जाता है। कम बकबक करता तो ऐसी हालत नहीं होती। स्मोक और सेमी ये पूरी प्रोसेस खड़े होकर निहारते रहते हैं। स्मोक सेमी से कहता है इस गिटार को कहीं दफना दो। जब सेमी अपने पापा जेडी के पास आता है तो जेडी भी उसे गिटार छोड़ने को बोलता है। गिटार यानी कि संगीत। सेमी के पास एक बहुत बड़ा बहाना है कि मेरे संगीत ने कितनी बर्बादी मचा दी, क्यों ना मैं इसे छोड़ दूं। एक बार के लिए तुम संगीत को या गिटार को अपने किसी पैशन से रिप्लेस कर दो। स्मोक अपने आखिरी बैटल की तैयारी कर रहा है जो कि उसकी होगवुड और उसके के ग्रुप से है। कू क्लक्स क्लान ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो अश्वेतों से नफरत करता है, घृणा करता है और हर वक्त उन्हें मारने की और उन्हें आतंकित करने की सोचता है। स्मोक और स्टेक ने होगवुड से ही जुक जॉइंट के लिए मिल खरीदी थी और होगवुड अपने क्लान ग्रुप को लेकर अपनी मिल को वापस लेने आया है कि आखिर अश्वेत मेरे से मेरी मिल कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी खासी फाइट होती है। स्मोक टॉमी गन से के ग्रुप का गर्दा उड़ा देता है। ये रिएक्शन पड़ो अच्छा है, लेकिन गोली उसे भी लगती है, घायल वो भी होता है। होगवुड उसे जीवन की भीख मांगता है पर स्मोक नहीं देता। वो उसे गोलियों से छन्नी कर देता है। स्मोक यहाँ मरना चुनता है। सब तो मर गए, उसका भाई, उसका प्यार, यहाँ तक उसका बच्चा भी। आई एग्री। और सेमी गिटार को चुनता है जो उसकी जिंदगी है। हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें सेमी बूढ़ा हो चुका है। उसका खुद का एक बार है, उसे उसके संगीत ने काफी नाम दिया है। वो आज भी पार्लिन को याद करता है। खास बात यह है कि स्टेक और मेरी जिंदा है। वो दोनों सेमी से मिलते हैं और सेमी उन्हें ब्लूज संगीत सुनाता है जो उन तीनों को अपनी पुरानी यादें याद दिला देता है और यहीं पर ये सीन खत्म हो जाती है। यह रिएक्शन पढ़ो। एक सीन यह है जहाँ सभी लोग सेमी का म्यूजिक सुनकर झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और एक सीन ये भी है जहाँ सभी वेम्पायर से रेमिक का म्यूजिक सुनकर वो भी नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। इन दोनों सीन्स में फर्क इतना है कि सेमी का म्यूजिक उनको फ्रीडम देता है कि आप नाचो या नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन रेमिक का म्यूजिक ये फ्रीडम नहीं देता क्योंकि रेमिक इन सभी वेम्पायर का मास्टर है और कोई भी वेम्पायर उसकी बात नहीं टाल सकता।
लेकिन सेमी के संबंध में ऐसा नहीं है। लोग उसे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और उसका संगीत लोगों को नाचने पर मजबूर करता है। पर रेमिक के बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रेमिक एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शक्तिशाली है, लेकिन उसके पास उसके अपने लोग नहीं है, उसका अपना कोई कल्चर, इतिहास नहीं है। उसके पास एक भी ऐसी चीज नहीं है जो उसे अपने पूर्वजों से जोड़ती हो, उसकी याद दिलाती हो, जिसे देख कर या सुनकर वो अपने अतीत में जा सके और अपने लोगों से जुड़ सके। पर सेमी अलग है, उसके पास ये सारी चीजें हैं। जब सेमी सबसे दूर चला जाता है और अकेला हो जाता है, तब भी उसके पास उसका ब्लूज संगीत था जो उसे उसके अपनों से जोड़ता है। और रेमिक यही चीज चुराना चाहता है। उसने बहुत सारे प्रयास किए पर सफल नहीं हुआ। जस्ट लाइक भारत पर कितने आक्रमण हुए, कितने आक्रांता आए, पर फिर भी भारत का कल्चर वैसा ही है। आज भी हम दीपावली, होली सारे त्योहार मनाते हैं। ये एक तरीका है हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों को याद रखने का कि हम कौन है और कहाँ से आए और अभी जो कुछ भी है किसके कारण है। इसके अलावा रेमिक अपने नए लोगों के लिए एक नया कबीला बनाने की बात भी करता है, जिसमें फ्रीडम होगी, समानता होगी और सबसे बड़ी चीज अमरता। लेकिन ये चीजें भी या ये लालच भी इन सभी को रेमिक की ओर नहीं खींच पाता, क्योंकि रीजन सिंपल है। ये जो सभी वेम्पायर बने हैं वो उनकी मर्जी से नहीं बने। रेमिक ने उन्हें बनाया है, तो फिर फ्रीडम कहाँ है? रेमिक अपने बनाए गए वेम्पायर की यादों में जा सकता है, उनका इस्तेमाल भी कर सकता है, तो फिर फ्रीडम कहाँ है? आपको अपनी आइडेंटिटी छिपानी पड़ेगी। आप रात में ही बाहर निकल सकते हो, तो फिर फ्रीडम कहाँ है? आप सूरज की रोशनी में नहा नहीं सकते, आप सूरज की तपिश को फील नहीं कर सकते, तो फिर फ्रीडम कहाँ है? रही समानता की बात, तो एक वेम्पायर अपने मास्टर के खिलाफ कभी नहीं जा सकता और पूरी वेम्पायर की दुनिया शक्ति के ऊपर बेस्ड है। एक शक्तिशाली वेम्पायर हमेशा एक छोटे और कमजोर वेम्पायर पर राज करता है। तो रेमिक किस समानता की बात कर रहा था? अमृत वो एक सजा है, ये रेमिक को पता है। फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर से पूछ लो या अश्वत्थामा से पूछ लो या किसी से भी पूछ लो जो अमर है, क्योंकि आपको अपनों को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी आपको अपना जैसा नहीं मानेगा, आपको तिरस्कार मिलेगा, आपको घृणा मिलेगी, क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो दोस्त। तुम अलग हो। नस्ल भेद क्यों है, जाति भेद क्यों है, भाषा भेद क्यों है? क्योंकि इनको मानने वाले लोग एक दूसरे को अलग अलग मानते हैं। भारत में तो छुआछूत भी है, वो तो हमें इंसान ही नहीं समझते। सेमी का किरदार में भी रॉबर्ट जॉनसन से इंस्पायर था, जिन्हें किंग ऑफ द डेल्टा ब्लूज कहा जाता है। और उनके बारे में एक मिथक है कि उन्होंने अपनी आत्मा मिसिसिपी क्रॉस रोड पर एक डेविल को बेच दी थी, जिसके कारण जब भी वो गिटार बजाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि दो लोग गिटार बजा रहे हैं। गिटार से याद आया, यहाँ पर स्टेक सेमी से कहता है कि ये गिटार चार्ली पैटन की है। चार्ली पैटन को ब्लूज संगीत का जनक कहा जाता है। हालांकि एक रेफरेंस था, क्योंकि स्मोक लास्ट में सेमी को बता देता है कि ये गिटार उनके फादर की है। इसके अलावा ओल्ड सेमी का किरदार जिन्होंने निभाया है वो भी एक बहुत बड़े ब्लूज संगीतकार है, जिनका नाम में भी बडी गाई है। कुछ लोगों ने इस मूवी को क्रिटिसाइज भी किया है, क्योंकि ये मूवी 2 घंटे 17 मिनट की है और शुरू के 40 मिनट ऐसे हैं जहां आपको पता ही नहीं चलता कि मूवी किस ओर जा रही है और किस चीज के बारे में है। तो भाइयों ने एक मील खरीदी है जिसे वो जुक जॉइंट में तब्दील करना चाहते हैं, और इन्हीं 40 मिनट के दौरान सेमी, डेल्टा, बो, ग्रेस, कोर्नबर्ट, पार्लिन, मैरी, एनी जैसे किरदार इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। उनकी थोड़ी बहुत कहानी सुनाई जाती है कि लोग इन दोनों भाइयों को कैसे जानते हैं। ये दोनों पहले शिकागो में थे, फिर मिसिसिपी आ गए। आपको ये मूवी थोड़ी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि इसका टेम्पो बहुत स्लो है और इसका क्लाइमेक्स आपको फास्ट फॉरवर्ड लग सकता है कि जल्दी जल्दी में सब दिखा दिया। अधिकांश लोगों ने इसे लेंदी, स्लो टेम्पो, फास्ट फॉरवर्ड क्लाइमेक्स और रेमी की बैक स्टोरी ना देने पर इसकी आलोचना की है। पर्सनली मूवी मुझे बहुत स्लो लगती है। मूवी का पहला भाग और दूसरा भाग बिल्कुल अलग अलग लगता है। केवल एक बात जिसमें एनी म्यूजिक के मैजिक के बारे में एक मोनोलॉग देती है, यही मोनोलॉग इन दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। मूवी मुझे बस अच्छी लगी। हाँ, इसे पुष्पा 2 की तरह और एप्ट किया गया है, क्योंकि इससे कई अच्छी तो फ्रैंकेनस्टाइन है। मूवी अपने कल्चर के बारे में, अपने इतिहास के बारे में मूवी जो कहना चाहती है वो अच्छे से कहती है, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर खुद एक ब्लैक अमेरिकन है। अगर हमारा काम पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, MAZ परिवार का सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।